Hello friends, this is Himanshu Sharma and here I am presenting the analysis of Kurukshetra magazine of January 2017 which is on the topic animal husbandry. ठीक है, तो ये मेनली कुरुक्षेत्र मैगजीन इसको पब्लिश करता है रूरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ओके, एंड जो इस बार का जो कंटेंट है हमारा कुरुक्षेत्र मैगजीन का, उसमें मेनली एनिमल हस्बेंड्री, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स से हमें एनिमल हस्बेंड्री को देखना है. ठीक है, और स्कोप एंड चैलेंजेस क्या है एनिमल हस्बेंड्री के. ठीक है, और उसके जो सेक्टर्स हैं मेनली डेयरी कैटल, उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है 2 आर्टिकल्स में. एंड फॉलोइंग उसके बाद पोल्ट्री सेक्टर, बी कीपिंग सेक्टर, सेरिकल्चर, लेक इंसेक्ट्स एंड द लास्ट वन इज द ब्लू रिवॉल्यूशन. ठीक है, ये इस तरह से हमारा पूरा कंटेंट डिवाइडेड है. और फर्स्टली हम देख लेते हैं एक साथ ही पूरा एनिमल हस्बेंड्री, उसका इकोनॉमिक असेसमेंट एंड द स्कोप एंड चैलेंजेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड इट्स एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, तो फर्स्ट गो में हम देख लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री, स्कोप एंड चैलेंजेस एंड द इकोनॉमिक असेसमेंट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल विच इज एनिमल हस्बेंड्री, अ ब्रीदिंग डिलीजेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज. दिस इज आवर फर्स्ट आर्टिकल. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री मेनली जब से ह्यूमन, मतलब कि जब से इंसान अस्तित्व में आए तब से ह्यूमंस का और एनिमल्स का एक आपस में एक बहुत रिलेशन रहा है, चाहे वो किसी भी टर्म में हो, चाहे क्योंकि स्टार्टिंग में हंटिंग हो, गैदरिंग हो, या प्लोइंग फील्ड हो, मतलब खेतों का जोतना हो, या वजन को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है, बहुत सारे फील्ड से तब से मतलब ह्यूमन का जब से एग्जिस्टेंस है तब से मतलब एक को रिलेशन है ह्यूमन एंड एनिमल्स का. अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, चाहे वो हंटिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज करना, ट्रांसपोर्टेशन में मेनली एलिफेंट का. ठीक है, प्लोइंग ऑफ फील्ड्स, ठीक है, खेत जोतने में ऑक्स जो होते थे इनका. ठीक है, तो ये रिलेशन है, इसी के ऊपर पूरा ये मैगजीन बेस्ड है. ह्यूमन, क्यों हम एनिमल हस्बेंड्री की इस पूरे मैगजीन में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ये मैगजीन पूरा रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड होता है. ठीक है, क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पब्लिश करती है. तो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है, जिसको मेनली एनिमल हस्बेंड्री, ये सेक्टर मेनली आता है एग्रीकल्चर के अंडर में. ठीक है, एग्रीकल्चर के अंडर में एनिमल हस्बेंड्री आता है. ठीक है, तो और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में विलेजेस को मॉडर्नाइज करने का, विलेजेस में क्या हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का. ठीक है, तो हमने देख लिया कि कैसे जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें ह्यूमन और एनिमल का जो पहला रिलेशन है, जो प्राइमरली एंशियंट टाइम से भी है, वो कैसे बेस्ड है. ठीक है, और हम क्यों एनिमल हस्बेंड्री की चर्चा करते हैं. एनिमल हस्बेंड्री में मेनली सारे ये सेक्टर्स आते हैं, चाहे वो कैटल सेक्टर हो, ठीक है, बी कीपिंग हो, या फिर हमारा ये लेक प्रोडक्शन हो, ठीक है, तो या सिल्क प्रोडक्शन हो, ये सब एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में आते हैं. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम एक वर्ड में अगर एक सेंटेंस में अगर डेफिनेशन देखें तो इट्स एन आर्ट ऑफ ब्रीडिंग एंड रियरिंग एनिमल फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ठीक है, मतलब क्या है ये कि इट इज एन आर्ट of breeding and rearing, मतलब of animals for human, of course for human society. What we are getting from this benefits to human society. ठीक है, मतलब कि जो हमारा ये एनिमल हस्बेंड्री, इट्स एन आर्ट है ब्रीडिंग का, मतलब हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें और उन्हें पाल रहे हैं. ठीक है, किस लिए, ताकि हमें कुछ बेनिफिट्स हों. और इसका अंडरस्टैंड क्यों ये हमारे इकोनॉमी में भी या हमारे कंट्री में मेनली इसका रोल प्ले हो रहा है, तो इसका हम लाइव एग्जांपल दे सकते हैं हमारा सिल्क एंड लेक कल्टीवेशन से. ठीक है, सिल्क एंड लेक कल्टीवेशन जो है वो इसने एक इंडिया को एक यूनिक नेम दिया वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया जो है अभी सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में. ठीक है, एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री, इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जो कि 5 टाइप की जो हमारी सिल्क होती है, 5 टाइप्स जो होते हैं, उसको अकेले प्रोड्यूस करता है. ठीक है, पूरे 5 टाइप सिल्क है. ठीक है, लेक कल्टीवेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लेक कल्टीवेशन में भी इंडिया को यूनिक नेम दिया है लेक ने. ठीक है, जिसमें भी इंडिया मतलब सेकंड टर्म पे आता है लेक कल्टीवेशन में. ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है मेनली यही है. तो इसमें बताया गया है फर्स्ट आर्टिकल में कि जो प्राइमरली एनिमल हस्बेंड्री है वो अप्लाई होती है कैटल को, डेयरी काउस को, बफेलो, चिकन्स, गॉट्स, पिग्स, हॉर्सेज एंड शीप, ये सारे मेन एनिमल्स आते हैं. ठीक है, लेकिन आज एनिमल हस्बेंड्री का सिनेरियो पूरा चेंज है. आज इसमें डंकीज, म्यूल्स, रैबिट एंड इंसेक्ट्स सच एज बीज
ये सब भी इसमें आ गए हैं, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स भी इसमें, जैसे डंकी हो गया, म्यूल हो गया, पहले मेनली जो मिल्क जो देते थे हमें वही एनिमल्स थे, जैसे काऊ था, बफेलो हो गया, चिकन्स हो गया, गॉट हो गया, पिग हो गया, ये सब थे। लेकिन अब डंकी हो गया, म्यूल, और ये सब भी इनको ऐड कर दिया गया, ठीक है। ये मतलब एज ओल्ड प्रैक्टिस है इंडियन कल्चर की, ठीक है। इंडियन कल्चर के साथ ये बहुत ही इंटरलिंक्ड है, एज ओल्ड प्रैक्टिस कह सकते हैं हम, ठीक है इसको। सॉरी। एंड ऑल्सो आज की डेट में ये एक बैकबोन हो गया है इंडियन एग्रीकल्चर का, क्योंकि अगर हम फैक्चुअल डेटा की बात करें तो जो परसेंटेज इंक्रीज होता है क्रॉप प्रोडक्शन में पर ईयर, वो कम, उससे ज़्यादा अगर हम बात करें परसेंटेज जो इंक्रीज होता है वो एनिमल हस्बेंड्री के जो प्रोडक्ट्स हैं और उससे जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो ज़्यादा होता है, किससे? क्रॉप प्रोडक्शन से। तो इसीलिए भी ये एक बैकबोन की तरह काम कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में। तो फर्स्ट में मेनली यही बताया गया है कि जो सिनेरियो है इंडियन एनिमल वेल्थ का वो क्या है इस आर्टिकल में। इसमें मेनली डिस्कशन ये किया गया है कि जो एनिमल्स हैं इनका भी एक सेंसस किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक सेंसस। लाइव स्टॉक मतलब कि जो एनिमल्स हैं लाइक एस काउ, शीप, बर्ड्स, है ना, जिनको फार्म में रखा जाता है, ठीक है, मतलब पालतू जानवर जो होते हैं इन सबका एक सेंसस होता है, इसको लाइव स्टॉक सेंसस बोला गया है। जो कि लास्ट टाइम जो हुआ था वो 2012 में हुआ था, जो कि 19th था, और ये वंस इन एवरी 5 ईयर होता है। यानी लास्ट टाइम 2012 में हुआ, 2012 + 5 यानी 2017, यानी इस ईयर भी एक लाइव स्टॉक सेंसस होने जा रहा है, ठीक है। तो इसके जो ये सेंसस था इसका रिजल्ट ये था कि डिफरेंट ब्रीड्स की हम वो कैलकुलेशन करते हैं कि जैसे 37 ब्रीड्स हैं इस समय इंडिया में काऊ की, इस सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 13 बफेलोज की हैं, 8 कैमल्स की हैं, 2 पिग्स की हैं, 1 डंकी की मतलब ब्रीड है। तो ये सब इस लाइव स्टॉक सेंसस का डेटा था, ठीक है। इसके बाद ये एक्चुअली में इस डेटा से एक और चीज़ क्या मिली कि जो लास्ट है इससे पिछला हमारे यानी जो 18th जो लाइव स्टॉक सेंसस था तो वो था हमारा 18th लाइव स्टॉक सेंसस। उसमें देखा गया था कि उससे 19th में जब हम आए, 19th जो हमने किया तो इसमें ओवरऑल जो था 3.33% का डिक्लाइन था ओवरऑल, ठीक है। यानी पहले से जो लाइव स्टॉक हैं वो हमारे कम हो गए थे। लेकिन एक चीज़ देखी गई थी कि पर्टिकुलरली देयर इज ए सब्सटेंशियल इंक्रीज, मतलब कि स्टेट वाइज अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स में ये जो लाइव स्टॉक सेंसस था वो इंक्रीज हुआ। मेनली गुजरात में 15% होगा, देन यूपी, देन असम, पंजाब, बिहार, ठीक है। तो एक तरफ डिक्लाइन हुआ था ओवरऑल, लेकिन स्टेट्स में पूरा ये बढ़ गया था, ठीक है। तो इसके बाद इस सेंसस के बाद इसमें मेनली 3 सेक्टर्स और इंक्लूड किए गए, जो कि हैं पोल्ट्री के अंडर में। ये 3 कैटेगरीज जो है इंक्लूड की गई, नेमली फाउल्स, डक्स एंड टर्की। ये कुछ अलग एनिमल्स हैं जिनको और ऐड किया गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया उसको जो कैटल्स हैं मेनली उनको रियरिंग कैसे की जाती है, मतलब उनको पालने के जो तरीके थे एंशिएंट टाइम में वो क्या थे। उसमें फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मिक्स्ड लाइव स्टॉक, माइग्रेटरी लाइव स्टॉक एंड ऑर्गेनाइज्ड लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। तो ये मेनली क्लासिफिकेशन है रियरिंग ऑफ एनिमल्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। कैसे क्लासिफाई करते हैं? मिक्स्ड लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है ये इसको कह सकते हैं बहुत ही पॉपुलराइज्ड है ये। इसमें क्या होता है, गिव एंड टेक पॉलिसी की तरह वर्क करता है कि जो पर्सन है या फार्मर है वो कुछ एनिमल्स को अपने बेनिफिट के लिए रखता है और उनसे बदले में काम लेता है। जैसे कि उनसे खेत प्लोइंग हम कह सकते हैं, प्लोइंग ऑफ फील्ड हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब चीज़ें उनसे बेनिफिट लेता है एक फार्मर, और बदले में उनको क्या मतलब इनको फूड प्रोवाइड कराता है एनिमल्स को, ठीक है, और शेल्टर देता है, ठीक है। मिक्स लाइव स्टॉक में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एक फार्मर रख सकता है, जैसे कि काऊ भी है, बफेलो भी हो गई, गॉट भी हो गई, ठीक है, शिप भी हो गई। तो ये मिक्स था और ये बहुत ही पॉपुलराइज्ड है। सेकंड आता है माइग्रेटरी लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। माइग्रेटरी लाइव स्टॉक फार्मिंग का मतलब क्या था, ये एंशिएंट टाइम में पॉपुलर था। एंशिएंट है मतलब कि यहाँ पे क्या होता था कि जो एनिमल्स थे वो मेनली पास्चर्स जो होते हैं यानी चरागाह जिनको हम बोलते हैं या ग्रासलैंड्स हैं, इनके ऊपर डिपेंड करते थे, ठीक है। और हमेशा यहाँ पे जो एनिमल्स थे उनको फूड की तलाश में या फॉडर की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था, है ना। और जैसे जैसे मानसून एरिया होता था, मानसून जब आते थे तब इनके लिए फूड जो इंक्रीज हो जाता था, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। तो मेनली वेदर डिपेंडेंट था। और ये जो माइग्रेटरी लाइव स्टॉक था मेनली एंशिएंट पीपल परफॉर्म करते थे, जो घुमंतू जातियाँ होती थी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड लाइव स्टॉक फार्मिंग। ये एक मॉडर्न मेथड है एनिमल रियरिंग का, जहाँ पे
एनिमल्स को हम रियर्ड करते हैं यानी पालते हैं कि स्पेशल पर्पस से, ठीक है, जो एक स्पेशल पर्पस होता है हमारा, इस पर्पस से हम इनको पालते हैं। ये मॉडर्न होता है, साइंटिफिक होता है, ठीक है। इसमें मेनली जो सारी एम्यूनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं एनिमल्स को, जैसे उसको वेटरनरी मतलब कि मेडिकल फैसिलिटी है एक तरह से, ठीक है, उसका प्रॉपर केयर रखा जाता है, मेडिकल फैसिलिटी, और जो उसको फूड है उसकी भी पूरी निगरानी रखी जाती है, ठीक है। तो लेकिन इस सिस्टम में क्या है कि अभी ये हमारे प्रॉपर जो विलेजेस हैं वहां तक पहुंचा नहीं है। मेनली अर्बन नियर बाई जो अर्बन एरियाज हैं वहीं तक ये सीमित है। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पूरा का पूरा साइंटिफिक तरीकों पर बेस्ड होता है ये इन्वेस्टमेंट, ये सेक्टर। तो अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा होता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि प्रॉपर उनका केयर रखा जाता है साइंटिफिक तरीके से, क्या उन्हें फूड देना है नहीं देना है, ठीक है, पूरी मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। तो इस तरह से आज की डेट में जो ऑर्गेनाइज लाइवस्टॉक फार्मिंग की एनिमल्स के लिए ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में कुछ चैलेंजेस आए हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं क्या चैलेंजेस हैं। मेनली लिमिटेड लैंड, एनिमल्स के लिए लैंड कम होता चला जा रहा है जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। सेकंड है कि नेचुरल पास्चर्स जो हैं वो डिवेस्टेटिंग हो रहे हैं, मतलब कि खत्म हो रहे हैं। दूसरा फ्लक्चुएटिंग मानसून हो गया, मानसून फ्लक्चुएट हो रहा है बार बार। और इसके बाद आता है रिलक्टेंट ड्रॉट्स, मतलब कि जो सूखा बार बार पड़ जाना, ये सब चीजें हैं। फिर आता है कमी आ जाना, डेफिशिएंट फीड एंड फोडर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं मेनली जो कि हम कह सकते हैं चैलेंजेस हैं एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में। लेकिन इनको हमें कैसे ओवरकम करना है इन चैलेंजेस को, ये यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कलिंग ऑफ बर्डनिंग एनिमल्स, मतलब कि जो ओल्ड एनिमल्स हैं जिनका अब कोई काम नहीं रह गया उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज जो अवेलेबल जो फूड है वो उसके ऊपर बर्डन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उन्हें कैसे रिमूव करना है, इसके लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए, उनका क्या होना चाहिए। जो बर्डन बन गए मतलब कि अब यूजफुल नहीं रहे वो एनिमल्स, तो इसको भी देखना है हमें। इसके बाद आता है लाइसेंसिंग फॉर एनिमल कीपिंग, ठीक है, मतलब कि जो भी व्यक्ति एनिमल रख रहा है उसके लिए गवर्नमेंट जो एक पैटर्न क्रिएट करे जिसमें एक लाइसेंसिंग पॉलिसी हो, ठीक है, मतलब कि उस पॉलिसी के अंडर में बहुत सारी स्कीम्स आएंगी, सब्सिडी देना, ये सब सब्सिडी देना मेनली उनको, और उनकी प्रॉपर वेटरनरी केयर करना, ये सब चीजें अवेलेबल होंगी जबकि आप एनिमल कीपिंग में लाइसेंस भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर आता है रिजुविनेशन ऑफ नेचुरल पास्चर एंड ग्रासलैंड, जो पास्चर और ग्रासलैंड जो है फिनिश हो चुके हैं, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग के थ्रू, तो हमें उन्हें वापस उनमें मैन्योर्स डाल के उनको रिजुविनेट करना है, मतलब दोबारा उन्हें तैयार करना है, ठीक है, मैन्योर्स हो गए। इसके बाद आता है स्मूथ क्रेडिट फैसिलिटीज टू एनिमल ओनर्स, ठीक है, जो किसान हैं उनके लिए इजीली पैसा कैसे प्रोवाइड कराना है कि ये एनिमल जो है उसको हम एक तरह से एसेट के तौर पे भी देख सकते हैं, ठीक है। एनिमल जो भी है उसके पास, किसान के पास, उसको एसेट के तौर पे देख सकते हैं और इसके ऊपर हम लोन प्रोवाइड करा सकते हैं उसको। तो इससे भी हम मेनली जो विलेज में जो लोग हैं उनको हम एम्पावर कर रहे हैं, ठीक है, इस फैसिलिटी से। सेकंड, इसके बाद आता है सीलिंग ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। एक्चुअली क्या होता है कि क्रॉस ब्रीडिंग के टाइम में जो इंडिजीनियस कैटल्स हैं हमारी, मतलब कि जो स्वदेशी हमारे जो जानवर हैं, ठीक है, इससे जो है प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है लेकिन वो बहुत ज्यादा डिसीज में मतलब उनको और ज्यादा डिसीज लग सकती है, मतलब दे आर प्रोन टू डिसीज। प्रोडक्टिविटी तो एक तरफ इंक्रीज हो जाती है लेकिन दे आर प्रोन टू डिजीज, जो हमारे इंडिजीनियस कैटल्स हैं। तो ये भी थोड़ा इसका भी सीलिंग करना पड़ेगा, मतलब इसका भी रोकथाम की जरूरत होगी, ठीक है। सप्लाई ऑफ कॉन्सेंट्रेट फीड ऑन सब्सिडी, जो खाना है उस पे भी सब्सिडी दिया जाने लगे गाँव में जो लोग हैं जो अपने एनिमल्स के लिए ले रहे हैं, ठीक है। एनिमल हेल्थ कार्ड बनने चाहिए जिसमें प्रॉपर उनकी जानकारी होगी कि कब मतलब कि लास्ट टाइम ब्रीडिंग हुई थी, ठीक है, कितना भी इसका लास्ट टाइम डिसीजेस थी और कौन कौन से मतलब कि इंश्योरेंस, और ये सारी फैसिलिटीज जो एनिमल हेल्थ कार्ड से ही मिले करेंगी लोगों को। फिर है रिग्रेस वेटरनरी एजुकेशन, मतलब कि लोगों को इसके बारे में बताना कौन कौन सी गायें हैं या जो एनिमल फील्ड में मेनली जो मेडिकल हेल्प है उसको एनहांस करना है यहाँ पे, इसका मतलब ये है। फिर आता है ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है, ये टर्म ऑर्गेनिक जो है मेनली ह्यूमंस के साथ रिलेटेड हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, उसी तरह से हमें ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक फार्मिंग की ओर भी जाना है, ठीक है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SEZ, SEZ मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। इसकी हम चर्चा क्यों करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब कि क्योंकि जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है तो अर्बन सिटीज में एक बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है लैंड की, जिसकी वजह से वहां पे ये एनिमल्स को नहीं रखा जा सकता। इसके लिए क्या जरूरत है कि गवर्नमेंट डिमार्केशन करे लैंड का, ठीक है, लैंड का डिमार्केशन होना चाहिए ताकि वहां पे एनिमल्स को रखा जा सके, ठीक है, और प्रॉपर मॉनिटरिंग एजेंसी होनी चाहिए
इसके बाद हम बात करते हैं प्राइस पॉलिसी की, कि जो वैल्यू गुड्स हैं, मतलब कि जैसे अगर हम गाय भैंस के दूध की बात करें, मिल्क की, तो मिल्क से हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट घी मिल सकता है, ठीक है। तो इसके प्राइस अगर रेगुलरली फ्लक्चुएट होंगे तो वो डायरेक्टली बेनिफिट नहीं करेंगे किसान को। तो एक एजेंसी होनी चाहिए जो कि मॉनिटर करेगी प्राइसेस को, ताकि वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करें, ठीक है। और इसके बाद हम कह सकते हैं सेपरेट बजटरी प्रोविजन होना चाहिए सेक्टर के लिए, ठीक है। मतलब कि अलग से एनिमल हस्बेंड्री जो है एक अलग सेक्टर है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसको एग्रीकल्चर सेक्टर से अलग हमें देखना होगा और इसके लिए अलग से बजट देना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये नेक्स्ट आर्टिकल है एनिमल हस्बेंड्री स्कोप एंड चैलेंजेस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इस वाले आर्टिकल को हम देख लेते हैं। इस वाले आर्टिकल में मेनली जो चर्चा की गई है वो ये है कि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो क्या क्या फैसिलिटेट करता है मेनली विलेजेस में। वो है लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोटीन सिक्योरिटी, ठीक है। वो लिख देता हूँ क्या है ये लाइव स्टॉक सेक्टर जो है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्कोप एंड चैलेंजेस की, तो क्या क्या प्रोवाइड करता है। मेनली लाइवलीहुड, ठीक है, आजीविका चलाता है, वहाँ की रोजगार बढ़ा रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोटीन सिक्योरिटी। प्रोटीन सिक्योरिटी कैसे, इस टर्म में हम यहाँ से देखें कि जो प्रोडक्ट्स हैं लाइव स्टॉक सेक्टर से, मेनली मिल्क, मीट एंड एग्स, ये 1/6 कैलोरीज एंड 1/3 प्रोटीन पर कैपिटा फूड सप्लायर्स हैं वर्ल्ड के, ठीक है। 1/6 or we can say 1/6 of the calories and 1/3 of the proteins in the per capita food supplies of the world। तो एक तरह से ये जो फूड चेन में भी मेनली रोल प्ले कर रहे हैं, या फूड सप्लायर्स कह सकते हैं मेनली, ठीक है। या न्यूट्रिएंट्स की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी नेसेसिटी में भी ये रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बाद चर्चा होगी कि लाइव स्टॉक फॉर लाइवलीहुड, ठीक है। कैसे यहाँ पे कि जो रूरल हमारी मेनली पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन जो है, इसके अकॉर्डिंग जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है इस पॉपुलेशन की, वो क्या है, मेनली एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। चाहे वो एरिड या सेमी एरिड रीजन्स में हो, ठीक है। तो मतलब यही है कि सेकंड लार्जेस्ट एक्टिविटी है एनिमल हस्बेंड्री। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इंजन है एक तरह का, ठीक है। एक तरह का ये ग्रोथ इंजन है लाइव स्टॉक, क्योंकि हम देखें तो डेयरिंग कह सकते हैं इसको, डेयरिंग में पर ईयर 5%, और पोल्ट्री फील्ड जो है हमारा पोल्ट्री, उसमें रेगुलरली 10% का हर बार इंक्रीज देखने को मिलता है, जो कि मेनली एलिविएट करेगा हमारी पॉवर्टी को रूरल एरियाज में, ठीक है। एलिवेट करेगा पॉवर्टी को रूरल एरियाज में। और इसके बाद जो इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क है IFCN, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे, जो कि मेनली जर्मनी का है, उसके अकॉर्डिंग भी इंडिया हैज़ द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि IFCN ने भी बताया कि इंडिया में क्योंकि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का ये बहुत बड़ा एक पार्ट बनने वाला है। तो हमें ज़रूरत है कि इसमें मेनली टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें हम यूज़ करके इस पार्ट को हम बहुत ज़्यादा एम्पावर करें, ठीक है। इसके बाद आता है मेनली सेकंड, इसके बाद है प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी का मतलब यह है कि जो प्रोडक्टिविटी अभी कैटल की वो कम है। क्वालिटी के टर्म में बात करें कि क्योंकि इंडिया में अराउंड 300 मिलियन काउज हैं और बफेलोज, मतलब जॉइंटली, जो कि डेयरी प्रोडक्शन में लगी हुई हैं। एंड इंडिया इज ऑल्सो अ ग्लोबल लीडर, मतलब इंडिया भी ग्लोबल लीडर है मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। बट जो प्रोडक्टिविटी पर कैटल है वो कंपैरेटिवली लेस है, मतलब कि अराउंड 3 to 4 लीटर ऑफ मिल्क ही मिलता है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी अभी काफ़ी लेस है, तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। दूसरा, डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच, मतलब कि एक बहुत बड़ा जो हमारे लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, उसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन में बहुत ही ज़्यादा गैप है, ठीक है। बफेलो मीट की अगर हम बात करें, इसमें जो बफेलो मीट है, ठीक है, वो जो मतलब टोटल जो मीट एक्सपोर्ट होता है उसमें इसका जो पार्टिसिपेशन है वो अराउंड 59% है, एक्सपोर्ट जो होता है टोटल मीट में। लेकिन वर्ल्ड शेयर में अगर हम बात करें तो इस मीट की ये लेस देन 2% रह जाता है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई का एक मिसमैच यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, इसके बाद है मार्केट सेंटर्ड प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट सेंटर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मेजॉरिटी ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन जो हैं वो एम्फेसिस करती हैं किस पे,
लाइक ए साइंटिफिक ब्रीडिंग, जैसे साइंटिफिक ब्रीडिंग हुआ, फेडिंग मैनेजमेंट हो गया, डिसीज कंट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो कि जिन पे अटेंशन नहीं दिया जाता लेकिन दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे चैलेंजेस। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में वही दोबारा से हम देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पे अभी वो कम है, इट इज़ डिक्लाइनिंग। ठीक है, और पुअर यूज़ ऑफ ई प्लेटफॉर्म, मतलब कि ई प्लेटफॉर्म का भी कोई यूज़ देखने को यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है, ऊपर से एक और चीज़ आती है सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, सॉइल डिग्रेड हो रहा है, और इनएडिक्वेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नॉन अडेप्टेशन ऑफ स्पेशल मेथड, मतलब कि कोई साइंटिफिक तरीके से काम नहीं किया जाता है इस फील्ड में। जैसे कि मिल्क की फील्ड में हम बात करें तो मशीन्स हैं अब मिल्क को निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन वो यूज़ नहीं की जाती हैं। इसके बाद आता है पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर्स। ठीक है, मतलब कि ये स्टेक होल्डर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं डेयरी में, वो चाहें तो मिलकर एक सहकारी समिति बना सकते हैं, लेकिन वो इस तरीके का कोई मतलब कि एक साथ आके जॉइंट एफर्ट्स की बहुत कमी है इसमें। ठीक है, यूथ्स चाहें तो मतलब कि एक हम कह सकते हैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं विलेज में पूरे में। ठीक है, किसके लिए, ताकि साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको यूज़ किया जाए और इस फील्ड में जो अर्निंग्स है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन ये सब अभी देखने को कम मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं, इन्हें ओवरकम कैसे करना है, मेनली इनोवेशन से करना है, स्किल डेवलपमेंट से करना है। ठीक है, इनोवेशन मेनली क्या, इसमें अभी एक नई चीज़ है ये कि 3D मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये मेनली क्या है, 3D मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कि हम बात करते हैं इरिगेशन, डिस्पर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, 3D मोड में हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे इरिगेशन की बात करते हैं, डिस्पर्शन की बात करते हैं ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स। मतलब कि ड्रोन की हेल्प से ये सारे काम किए जाएं। ठीक है, इरिगेशन हो गया, डिस्पर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया। इरिगेशन में मतलब हम कह सकते हैं मॉनिटर किया जाएगा, और डिस्पर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइजर, एक्चुअली फॉरेन में ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो इनोवेशन है एक तरह का इंडियन एग्रीकल्चर के लिए कि हमें ये ड्रोन कल्चर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है स्किल डेवलपमेंट एंड वैल्यू एडिशन। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी कि वैल्यू एडिशन है, कनेक्टिविटी टू मार्केट है, एंड ई कॉमर्स है। मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके ताकि वो जल्दी से जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो, ताकि क्या हम कह सकते हैं कि जो अर्बन फील्ड हैं और रूरल फील्ड है उनमें कनेक्टिविटी बढ़े। किस तरीके से कि रूरल से अर्बन की तरफ गुड्स आए। ठीक है, वैल्यू गुड्स हम कह सकते हैं, और अर्बन से रूरल की तरफ मनी पहुंचे। ठीक है, दिस इज हाउ कि ये रूरल और अर्बन की कनेक्टिविटी बढ़ा सकता है ये। ठीक है, दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है कि टोटल 100% FDI इज अलाउड इन ई कॉमर्स एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स। ठीक है, ये चीज़ भी इंक्रीज करेगी हमारे आने वाले टाइम में इस वाले एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड को। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली वेटरनरी एक्सटेंशन करने की जरूरत है। ठीक है, इसके फोकस एरियाज जो हैं वो मेनली हैं इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, हमें मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है। सो जो नीड है हमारे इसका जो पूरा कंक्लूजन निकलता है इस पूरे आर्टिकल का वो यही है कि हमें प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करना है, कम से कम करना है, और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, जैसा कि 3D मोड अभी हमने देखा इरिगेशन और डिस्पर्शन न्यूट्रिएंट्स का या फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, जो कि ड्रोन के थ्रू हो रहा था। उसके बाद जो लास्ट में हम इस एनिमल हस्बेंड्री में चर्चा कर रहे हैं वो यह है एन इकोनॉमिक असेसमेंट। इकोनॉमिक बेस पे ये कैसा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो मेजर सेक्शन जो है कंट्री का, यानी हम कह सकते हैं लेबर फोर्स, ठीक है, वो मेनली किस में लगा हुआ है, एनिमल्स हस्बेंड्री में लगा हुआ है। ठीक है, तो जो कंट्रीब्यूशन है लाइव स्टॉक एंड फिशरीज का नेशनल इकोनॉमी में अगर हम बात कर रहे हैं GDP के टर्म में तो वो 4.1% है। ठीक है, लाइव स्टॉक फार्मिंग का एंड फिशरीज का है 0.8%। ठीक है, और जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है इसका एग्रीकल्चरल GDP में अगर इसका हम देखें पार्टिसिपेशन तो वो 27.25 है, यानी बहुत ज़्यादा है अपने आप में। इसलिए डिमांड होती है कि एग्रीकल्चरल जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है उसको एग्रीकल्चरल बजट से अलग तरीके से देखा जाना चाहिए, इसके लिए अलग से एलोकेशन होना चाहिए लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए। ठीक है, मेनली 2/3 ऑफ रूरल कम्युनिटी इस पूरे एनिमल हस्बेंड्री में लगी हुई है। ठीक है, इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, मेनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स 3 सेक्टर्स के ऊपर, यानी एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरिंग हो गया जिसमें मेनली मिल्क वाले जो कैटल्स हैं या मिल्क काउज हैं, बफेलो, ये सब होते हैं, और फिशरीज हो गया। ये तीनों सेक्टर्स जो हैं मेनली नेशनल डेवलपमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि इसके साथ लैंडलेस लेबर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड विमेन,
ठीक है, ये सब लगे हुए हैं। तो ये इनको मेनली क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं लैंडलेस लेबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, SMF इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं, एंड विमेन, तीनों इसमें एंगेज्ड हैं। तो ये मेनली इनको डेवलप कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है पॉवर्टी एंड लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है, पॉवर्टी एंड लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है, फास्ट ग्रोथ जो है सेक्टर की वो और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो सकती है देन ग्रोथ ऑफ क्रॉप सेक्टर, बिकॉज they are engaged in it and are because those engaged in it are mainly small holders and the landless। ठीक है, क्रॉप सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो अभी जो डेटा है उसके अनुसार क्रॉप सेक्टर और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर जो एनुअल हमें इंक्रीज देखने को मिलता है परसेंट में, वो हमेशा इसमें ज्यादा रहता है रादर देन इन क्रॉप सेक्टर। ठीक है, तो पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को प्रमोट करना जरूरी है, क्योंकि इसमें मेनली कौन लोग लगे हुए हैं जो कि लैंडलेस हैं, जिन पे कम मतलब जमीनें हैं। ठीक है, और जो कि बहुत स्मॉल होल्डर्स हैं। अगर उन लोगों को हम एम्पावर करेंगे तो ऑब्वियसली पॉवर्टी एलिविएट होगी। ठीक है, इसके बाद आता है एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। ठीक है, ये जो एनिमल हस्बेंड्री है ये विमेन को भी एम्पावर कर रहा है। कैसे कि मेनली जो रूरल एरियाज हैं उसमें ये जो हाउस होल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो जितने भी डिसीजंस होते हैं लाइव स्टॉक से रिलेटेड, मीन्स कैटल से रिलेटेड, तो उसको कौन लेता है, वो मेनली विमेन्स लेती हैं। ठीक है, विमेन लेती हैं। ठीक है, और उनके जो पालन पोषण है वो भी विमेन ही करती हैं। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ है UNFAO। ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। उसने इंडिया के रिस्पेक्ट में यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने इंडिया के एस्पेक्ट में, एनिमल हस्बेंड्री के एस्पेक्ट में 3 बातें कही थी। वो है फूड सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन। मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री है वो मेनली फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है। जैसा भी हमने देखा 1/6 ऑफ प्रोटीन लास्ट में देखा था, और कैलोरीज इस टर्म में। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो इस तरह से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है। पॉवर्टी रिडक्शन कैसे करे, क्योंकि इसमें मेनली स्मॉल होल्डर्स लोग लगे हुए हैं। ठीक है, लैंडलेस लेबर लगी हुई है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स लगे हुए हैं। तो वो ऑब्वियसली इस फील्ड में इंक्रीज होगा या इस फील्ड में कम तेजी आएगी तो इन लोगों को फायदा होगा और इससे पॉवर्टी एलिविएट होगी। ठीक है, इसके बाद आता है नेचुरल रिसोर्स डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब कि जो ये हमारे कैटल से रिलेटेड जो हमारे लोग हैं, ठीक है, लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर्स हो गए, चाहे वो ट्रेडिशनल पास्टोरलिस्ट हो सकते हैं। पास्टोरलिस्ट मतलब कि जो चरागा होते थे, ठीक है, या हम कह सकते हैं स्मॉल होल्डर्स। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास्चर्स हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं, तो इसके लिए ये दोनों एक तरह से हम कह सकते हैं विक्टिम भी हैं। ठीक है, पीड़ित भी हैं और कंट्रीब्यूटर्स भी हैं इस सब के पीछे, डिग्रेडेशन जो हो रहा है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, इसके बाद आता है ह्यूमन हेल्थ रिस्क। ठीक है, बहुत सारे डिसीजेज हैं जो कि मेनली कैटल्स में होती हैं। ठीक है, और जो ह्यूमन है वो मेनली डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं एनिमल्स के। ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है उन एरियाज में, और वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, जो तो इससे एक डेंजर क्रिएट हो जाता है कि डिसीज जो एनिमल की हैं वो ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और क्लाइमेट चेंज हम देख लेते हैं अब कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर है, एनिमल एग्रीकल्चर, वो 20 to 33% जो फ्रेश वाटर कंजम्पशन है वर्ल्ड में करता है। टोटल 20 to 33% फ्रेश वाटर का कंजम्पशन करता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा रेशो है। और एनिमल एग्रीकल्चर है वो मेनली कॉज ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन। ठीक है, मतलब कि एक कारण है कि जो हमारी कुछ प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। एनिमल एग्रीकल्चर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन मैनी वेज। ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां गायब हो रही हैं। ओवर ग्रेजिंग से जो हमारे पास्चर्स खत्म हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे जो पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं, वो सब खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। एक हमने देखा वाटर और दूसरा हमने देखा बर्ड्स के टर्म में। ठीक है, ये वाटर के टर्म में था हमारा। ठीक है, तो इसका मेनली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। तो क्लाइमेट चेंज में कैसे ये रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका जो मैन्योर होता है या जो खाद है उसको लोग जलाते हैं गांव में। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि CO2 लेवल जो है इंक्रीज होने लगा है। ठीक है, जो स्ट्रेटजीज हैं इसमें कमी लाने के लिए, क्योंकि जो वो मेनली किस पे लाइव स्टॉक, मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है। जितना भी ह्यूमन ने एमिशंस होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, उसमें 65% जो पार्टिसिपेशन होता है वो मेनली किसका होता है, लाइव स्टॉक
रिलेटेड एमिशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्लाइमेट में मतलब कि मेनली नाइट्रस ऑक्साइड का इंक्रीज होना या CO2 का इंक्रीज होना, क्यों? क्योंकि लाइव स्टॉक रिलेटेड जो एमिशंस होते हैं, हम कह सकते हैं काउ डंग केक को जलाया जाना, ये सब इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए इसके बाद एक NLM है, ये है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ठीक है। इसको 2014-15 में स्टार्ट किया गया था और ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ कवर करता है, जैसे कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम्स में, ठीक है। इसको इम्प्रूव करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है ऑल स्टेक होल्डर्स की, ठीक है। ये मेनली मतलब कि एम्पावर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 2014 एंड 15 में ये हमारा एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। तो इस आर्टिकल मेनली कंक्लूजन ये है कि जो नेशनल एंड सोशल इकोनॉमी है, इट शुड बी बैक्ड बाय इट इज बैक्ड बाय लाइव स्टॉक सेक्टर, एंड जो अनऑर्गेनाइज्ड लाइव स्टॉक मार्केट है और जो सोशल टैबू हैं, मतलब कि जैसे एक्सपोर्टेशन ऑफ मीट है, तो इसमें रिलीजन्स का हम कह सकते हैं, इसमें रिलीजियस कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे सोशल टैबू के अंडर में आते हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड लाइव स्टॉक मार्केट है इसका, है ना। ये सब इसमें हमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत होगी, और जो नेशनल एंड सोशल इकोनॉमी है इसको भी ये बैक करता है लाइव स्टॉक सेक्टर, जो कि हम देख चुके हैं। ये जो अब नेक्स्ट आर्टिकल है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस डेयरी कैटल इन इंडिया, एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो ऑन इंडिजीनियस डेयरी कैटल, मतलब जो स्वदेशी या कह सकते हैं हम जो देसी मतलब जो डेयरी कैटल है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। दोनों ही डेयरी कैटल के ऊपर बेस्ड हैं, एक साथ इसको देख लेते हैं। तो इसमें मतलब कहा, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है इंडिजीनियस कैटल के, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं एक बार इंडिजीनियस कैटल जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बेटर है, ठीक है। इंडिजीनियस कैटल एक तो मोर हीट टॉलरेंट होती है ना। सेकंड थिंग आता है कि कंपैरेटिवली रेजिस्टेंट होती है मैनी डिसीज़ के। जहाँ तक हमारे हाइब्रिड उसकी बात है, हाइब्रिड कैटल की, तो वो तो ये कैटल जो है या ये ब्रीड जो है ये प्रोन टू डिसीज़, ठीक है, मतलब ईजिली डिसीज़ कैच कर लेती है, लेकिन जो इंडिजीनियस है वो रेजिस्टेंस उसका पावर जो है डिसीज़ के लिए वो ज़्यादा है, ठीक है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है इसकी, ठीक है। हायर फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी, मतलब कि कम इनटेक और हमें ज़्यादा मिल्क आउटपुट मिलता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, प्रेजेंस ऑफ A2 अलील इन मिल्क, ठीक है। ये एक्चुअली में एक तरह का हम प्रोटीन कह सकते हैं, A1 एंड A2 होते हैं, जिसमें कि बेनिफिशियल जो होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए वो A2 होता है। तो ये मतलब कि हाईली रिकमेंडेड है कि जो हम मिल्क पी रहे हैं उसमें A2 अलील होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ देखी गई कि जो टाइम था हमारा पहले से, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूँ यहाँ पे। 1950-51 में, ये 1950-51 में, और अभी ये जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था ये, और आने वाले टाइम में जो मिल्क का जो 1951 में के अराउंड में जो प्रोडक्शन था वो अराउंड 17 मिलियन मेट्रिक टन था, ठीक है। उसके बाद 2014-15 में ये जो डिमांड थी अराउंड 146 पहुंची, और आने वाले टाइम में ये डिमांड जो है और इससे भी ज़्यादा अराउंड 240 मिलियन टन तक पहुंचने की वो है एक्सपेक्टेशन। तो ये एक ह्यूज मिल्क डिमांड इंक्रीज होती जा रही है डे बाई डे, ठीक है, ह्यूज मिल्क डिमांड। तो ये 146 एंड दिस विल बी क्लोज टू 240 मिलियन, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये पूरा मिल्क के जो डिमांड है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये जो ह्यूज इंक्रीज हुआ था मिल्क में, ये मेनली ये जो पॉइंट्स हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं, इनकी वजह से कह सकते हैं हम कि रिकॉर्डिंग ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसा क्यों हुआ कि एक तो क्रॉस ब्रीडिंग हुई, उसके बाद जो है उसके बाद जो परफॉर्मेंस था हर एक काऊ का, उसको या कैटल कह सकते हैं हम, उसको रिकॉर्ड किया जाने लगा, ठीक है। और जो उनको फूड या फेडर दिया जाना है उसके बैलेंस किया गया कि क्या किस टाइम पे देना है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया, ठीक है, मतलब कि ब्रीडिंग कराई, क्रॉस ब्रीडिंग इन अ वन वर्ड वी कैन से, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम डिस्कस करें कि SDG क्या थे, SDG क्या है डेयरी डेवलपमेंट के, क्योंकि साइंस साइंस इज अ बोथ एज अ बूम और कर्स, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस ने अपना रोल प्ले कर दिया कि क्रॉस ब्रीडिंग से ऑब्वियसली जो हमारा वो था प्रोडक्टिविटी थी वो तो इंक्रीज हो गई, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो थी हमारी वो इंक्रीज हो गई, लेकिन क्या था कि जो फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई। ये एक अच्छा एग्जांपल है, हम देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है।
तो जो SDG थे इसमें मेनली जो हमारा, अगर हमें ज़्यादा मिल्क चाहिए तो उसमें जो डेयरी हैं उनका मेनली 2 करेक्टरिस्टिक अप्रोच वो हमेशा फॉलो करते हैं कि लाइफ टाइम परफॉर्मेंस होना चाहिए जो कैटल है, और लॉन्जिविटी ऑफ ब्रीड्स, ठीक है, मतलब कि ये हाईली डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो ब्रीड है उसका लाइफ टाइम परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और लॉन्जिविटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सॉरी फोन, ठीक है, एंड इसके बाद जेनेटिक इम्प्रूवमेंट जो था वो डिक्रीज हो गया एंड इट डिक्रीजेज द रिप्रोडक्शन परफॉर्मेंस, ठीक है। जो कैटल जो हमारा पहले जो रिप्रोडक्शन से में मोर देन 5 कैटल काल्व्स कह सकते हैं हम, जो चिल्ड्रन होते थे, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो था वो आफ्टर क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, वो डिक्रीज हो गया टू 4 to 5, है ना। तो मतलब कि एक तरह से कि प्रोडक्टिविटी मिल्क तो ज़्यादा मिलने लगे, लेकिन फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई। इससे क्या हुआ कि आने वाले थोड़े दिनों के बाद ही जो मिल्क प्रोडक्शन था वो भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगा। और इसका एक और बड़ा फैक्टर यहाँ पे मिल रहा था कि जो काऊ थी वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे पहुँच गई थी, ठीक है, बहुत सारी नई नई बीमारियाँ डिसीज होने लगी थी। तो जो ब्रीड सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई थी इससे डेंजर से वो ये हैं साहिवाल, गिर, कांग्रेज, राठी, थारपारकर एंड रेड सिंधी। साहिवाल काऊ को तो आप यहाँ अपने डायग्राम में भी यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये साहिवाल काऊ है, ठीक है। तो इस सबसे ये सारा जो अप्रोच था इसने जो क्रॉस ब्रीडिंग थी और ये जो हमने जितने भी साइंस के वो एक्सेप्ट किए थे, तो इनसे बहुत सारा मतलब दिक्कतें होने लगी थी। जैसे एक इसका पर्टिकुलर डिसीज़ का नाम होता है मैसेटाइटिस, ठीक है, ये भी काऊ और कैटल्स में आने लगी, ठीक है। इस सबसे भी मतलब कि फर्टिलिटी मेनली जो नुकसान हुआ था वो फर्टिलिटी को होता जो कि डिक्रीज हो गई थी। और ये जो है ये बहुत ही डिज़ायरेबल होती है जो डेयरिंग फार्मिंग होती है उसमें, कि जो फर्टिलिटी है वो कंटिन्यूस रहे, ठीक है, क्योंकि मिल्क इससे ज़्यादा मिलता रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजीज़ जो अप्लाई की गई हैं अभी जो फॉर्मुलेशन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है कैटल का, वो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या है कि मैनिपुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन एंड ड्राई पीरियड, मतलब कि जो आप क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं उसमें जो मेन सीमन हम कह सकते हैं, मेल सीमन, उसको मैनिपुलेट करना है एंड ड्राई पीरियड को मेंटेन करना है। मीडियम टर्म में हम कह सकते हैं कि हाई फर्टिलिटी बुल्स जो हैं वो हाई फर्टिलिटी बुल्स इन प्रोग्राम एंड ग्रेडिंग अबव नॉन डेस्क्रिप्ट इंडिजिनियस कैटल, मतलब कि ये है कि जो बुल्स हैं हम जो क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं उसको ध्यान में रखते कराएंगे कि हम किस चीज़ के लिए कराना चाह रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कराना चाह रहे हैं या रिप्रोडक्शन रेट बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो सीमन है उसको हम देखेंगे कि उसकी मतलब कि हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल का होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये था। और लॉन्ग टर्म में क्या है कि जो आगे आने वाले टाइम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर मैं फॉलो करना है तो ब्रीडिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, मतलब कि कॉस्ट जो है हमारी सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स, कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड फर्टिलिटी ऑफ डेयरी एनिमल्स, इसको ध्यान में रख के हमें, ये हमारे गोल्स हैं मेनली, फर्टिलिटी ऑफ डेयरी एनिमल्स, इसको ध्यान में रख के हमारा ये लॉन्ग टर्म गोल है। इसको मेनली हम कह सकते हैं फ्यूचर का गोल है, ये हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है। लॉन्ग टर्म्स में हमें इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एनहांसिंग मिल्क प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इन इंडिया, ठीक है। इस वाले आर्टिकल में मेनली जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको कैसे हमें एनहांस करना है उसके ऊपर बेस्ड है। मिल्क मेनली कंपोज्ड ऑफ, वी कैन से मिल्क इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, एंजाइम्स, विटामिन एंड एटसेट्रा, ठीक है। एंड इसके बाद की जो एक डेट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये कि जो 16th वर्ल्ड मिल्क डे था वो 1 जून 2016 को इंडिया ने सेलिब्रेट किया। एंड 3rd नेशनल मिल्क डे, मतलब कि वर्ल्ड मिल्क डे भी है इंडिया में, नेशनल मिल्क डे भी है, वो 26 नवंबर 2016 को सेलिब्रेट किया गया है। ये 3rd नेशनल मिल्क डे था, ठीक है। तो इंडिया जो है मेनली ग्लोबली वर्ल्ड लीडर है मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। तो लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इसके साथ कि ये ऑब्टेन या मेंटेन रखने के लिए इसके साथ, लेकिन जो हमने क्रॉस ब्रीडिंग और ये सारे जो उपाय अपनाए थे, ठीक है, लेकिन इससे क्या है कि जो यील्ड पर कैटल है, मतलब कि प्रोडक्टिविटी है वो अभी भी लो है। इसके मेनली रीज़न क्या है कि एस एंड एम मेनली जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, उनके पास इनएडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ वेटरनरी, मतलब मेडिकल एड सर्विस जो एनिमल्स को दी जाती हैं वो भी बहुत ही कम है, मतलब कह सकते हैं हम कि उनकी स्कार्सिटी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर है इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट्स एंड एफर्ट्स, ठीक है, मतलब कि अपर्याप्त जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या एफर्ट्स हैं वो मतलब कि विलेज लेवल से अभी इसमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही। और कह सकते हैं, ठीक है, इसके और कह सकते हैं हम कि जैसे कि जो वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट्स
जो मिल्क से जनरेट हो रहे हैं उनको भी मतलब मार्केटिंग इतनी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनडीपी लॉन्च किया, जो कि है नेशनल डेयरी प्लान, जो कि इसका एक 15 साल का पूरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। ये क्या करेगा, मतलब कि पूरे मेनली 173 बिलियन रुपीज़ का था इसका जो बजट था, ठीक है। ये किस चीज़ पे एम करता है कि इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, मतलब मिल्क प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करनी है। दूसरा कि रूरल एक्सेस टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर हमने अभी ऊपर देखा था, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जिसमें साइंटिफिक वे में हम जो है फार्मिंग करते हैं, कैटल फार्मिंग, ठीक है। तो कैसे रूरल्स जो हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर ले जाया जाए, ठीक है। तो रूरल पेनिट्रेशन की ज़रूरत है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान है इसके लिए रिकमेंडेड वो ये है कि इक्वल स्टेटस होना चाहिए डेयरी एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि डेयरी आज की डेट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, ठीक है, और बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दोनों को इक्वली देखा जाना चाहिए, डेटाबेस मेंटेन किया जाना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अगर मिल्क की हम बात करें तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देखने चाहिए, जैसे कि एडल्ट्रेशन ना हो, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। वेटरनरी सर्विस वही मेडिकल सर्विस इंक्रीज करनी है, और मार्केट एक्सेस मतलब कि रेडीमेड जो हम कह सकते हैं, जो रेडीमेड जो गुड्स हैं वो इजीली मार्केट तक पहुंचाए जा सके, मतलब मीडिएटर्स इतने ज़्यादा ना हो, हम कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। वो डायरेक्टली जो एक फार्मर है या ओनर है कैटल का, वो डायरेक्टली उन्हें मार्केट में सेल कर सके, ठीक है, कम टाइम में। और इसके बाद नाउ दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन पोल्ट्री डेवलपमेंट इंडस्ट्री इन रूरल इंडिया, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है वो ईयरली 1.5 से 2% एंड पर एनम इंक्रीज करता है। वहीं जो प्रोडक्शन है एग्स एंड ब्रॉयलर्स का वो 8 to 10% इंक्रीज करता है। एग्स वी ऑल नो एंड ब्रॉयलर्स आर अ स्पेशल वी कैन से इट इज़ अ ब्रीड, जो कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। स्पेशली ये यूज़ किए इसका प्रोडक्शन फ्लैश के लिए किया जाता है, ठीक है, मतलब मीट के लिए, ठीक है। ये रेड कलर की ये आप देख रहे हैं, ठीक है। और जो मेन एग प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो 4 सदर्न स्टेट्स हैं, मेनली आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि ये जो पोल्ट्री डेवलपमेंट है ये बहुत ही मोस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हमने सबसे ऊपर आर्टिकल में चर्चा किया था इसका, ठीक है। इसके मेनली इसमें देखें तो इसकी जो ग्रोथ है वो 6 to 8% ग्रोथ है वो लेयर्स में है, और 10 to 12% ब्रॉयलर्स में है। लेयर का मतलब यहाँ पे एग्स है, मतलब कि पर ईयर 6 to 8% इंक्रीमेंट यहाँ होता है और 10 to 12 यहाँ होता है, ठीक है। अभी प्रेजेंट कंजम्पशन क्या चल रहा है इसका, कि जो पोल्ट्री मीट कंजम्पशन है वो लो है, क्योंकि लो परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आता है डिफरेंट सेक्टर्स। इसमें क्या क्या सेक्टर्स हैं, लेयर इंडस्ट्री एंड ब्रॉयलर इंडस्ट्री। लेयर इंडस्ट्री मतलब related to egg and broiler means related to breed of chicken we can say. इन लेयर इंडस्ट्रीज मेनली जो सोशल इश्यूज हैं लार्ज फार्म यूनिट्स के, जैसे कि मैन्योर हैंडलिंग हो गया, लेबर अवेलेबिलिटी हो गई, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, तो ये लिमिट क्रिएट करते हैं इनके एक्सपेंशंस पे, ठीक है। और वहीं जो ब्रॉयलर इंडस्ट्री है इसमें क्या है, मेनली कि जो चिक्स हैं यानी छोटे छोटे बच्चे हैं वो 60 डेज में पूरे मैच्योर हो जाते हैं, है ना, और उसके बाद उनको सेल कर दिया जाता है आइदर लाइव और इन फॉर्म ऑफ मीट, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ इस फील्ड में क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट है इसमें वो फेवरेबल है, जैसे टैक्सेशन इंपोर्ट हो गया, एक्साइज ड्यूटीज हो गई, ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेबिलिटी एज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये भी इसमें एनकरेज करेगी, ठीक है, कि ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। फिर इसके बाद है नेटवर्क ऑफ CPDOs। ये क्या है, मेनली सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया है ताकि जो स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट एक नेटवर्क क्रिएट हो पूरी कंट्री में, ठीक है, पोल्ट्री डेवलपमेंट का। इसके बाद मेनली 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसको प्रमोट करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, जो कि एक तरह से नोडल एजेंसी है, और इसके अंडर में सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि इजात नगर में है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद, ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री जो कि हैदराबाद में। तो ये मेजर 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके चैलेंजेस क्या हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर एंड इंक्रीजिंग प्रोपेगेंडा बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रमोटिंग वेजिटेरियनिज्म, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे इसका चैलेंजेस है, ठीक है। ये डिसीज़ ज़्यादा हो जाती हैं इसमें, सेलमोनेला डिसीज़, ठीक है। और जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन की वेजिटेरियन को बढ़ावा देने का, वो भी इसके लिए चैलेंजेस है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है इस आर्टिकल से कि एक ग्रेटर इंटीग्रेशन की जरूरत है इसमें,
और जो बेटर कॉस्ट इफेक्टिवनेस जरूरी है इसमें, ठीक है। रिटेल आउटलेट इंक्रीज करने की जरूरत है और अवेयरनेस इंक्रीज करने की जरूरत है कि जो एग जो है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं जो मेनली बेस्ड है बी कीपिंग पे, ठीक है। बी कीपिंग फॉर यूथ पर्सपेक्टिव्स एंड अपॉर्चुनिटी, दिस इज आर आर्टिकल, ठीक है। बी कीपिंग मतलब मेनली एक एग्रो बेस्ड एक्टिविटी है। बी कीपिंग का मतलब यहाँ पे मेनली हनी बी से है, मधुमक्खी हिंदी में कह सकते हैं। ये पूरी तरह से एग्रो बेस्ड एक्टिविटी है ना, और ये इनकम जनरेशन का बहुत बड़ा पार्ट हो चुका है आजकल जो हमारा रूरल एरिया है, ठीक है। और न्यूट्रिशनल इंटेक जो है रूरल पॉपुलेशन की वो भी इससे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बी कीपिंग से, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन हम एक पार्ट में समझते हैं कि ये फ्लावर है, ठीक है। तो जो इसका मेल पार्ट होता है उसको एंथर बोला जाता है, फीमेल पार्ट जो होता है उसको स्टिग्मा बोला जाता है, ठीक है। तो एंथर पार्ट पे छोटे छोटे पॉलेंस होते हैं, ठीक है, जो कि जब ये फीमेल पार्ट में पहुंच जाते हैं तो इससे क्या जनरेट होता है, या तो सीड जनरेट होता है या फ्लावर जनरेट होता है। तो जो बीज हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन करती हैं, मतलब कि किसी और फ्लावर का जो मेल पार्ट का जो पॉलन है उसको किसी दूसरे पार्ट के स्टिग्मा में भेज देते हैं, इससे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसमें भी हेल्प करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका रूरल डेवलपमेंट में, मेनली लेस एक्सपेंसिव इनपुट, ज़्यादा इनपुट जो है इसका खर्चा ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा हॉर्टिकल्चर, जो फूलों की खेती है वो ज़्यादा बढ़ती है। पूरा इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर होता है, कोई एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता। गवर्नमेंट ने भी इसके लिए इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए थे, जो था नेशनल बी बोर्ड, जो कि 2000 में बना था। बाद में इसको नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की एक एक्टिविटी मान लिया गया मई 2005 में, और दोबारा इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया जून 2006 में। इसका मेन पर्पस क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है बी कीपिंग का बाय साइंटिफिक बी कीपिंग, है ना। मतलब कि साइंटिफिक तरीके से कैसे आपको ये मधुमक्खी पालन करना है, ठीक है। ये एक तरह से नोडल एजेंसी की तरह वर्क करता है, मतलब कि सारे फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूशन जो होंगे वो इसके अंडर में होते हैं, ठीक है। और ये अप्रेजल एजेंसी है, अप्रेज करता है जो भी एनुअल एक्शन प्लान या स्कीम बनती है उनको, ये एनबीबी हमारा अप्रेज करता है, ठीक है। इसके बाद इन इंडिया में जो मेनली ये है कि जो हनी हमें मिलता है वो एपियरी बोला जाता है या स्क्वीज्ड हनी बोला जाता है, ठीक है। ये एपियरी हनी डोमेस्टिकेटेड जो पालतू मक्खियाँ होती हैं उनसे होता है, और स्क्वीज्ड हनी वाइल्ड जो जंगली मक्खियाँ होती हैं उनसे। तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं बी कीपिंग के? मेनली हनी, वैक्स मिलता है, बी वेनम मिलता है, हनी एंड हाई प्रोडक्ट। बी वेनम मतलब क्या है कि इसमें आर्थराइटिस और पेन्स जो ये हम कह सकते हैं थेरेपियोस में यूज़ होता है। बी वेनम में क्या होता है कि सपोज ये हमारी बी है, तो ये इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है, टेल पार्ट, यहाँ पे जो ये निकला रहता है, ऐसा मतलब कांटा बोल सकते हैं एक तरह का हम। तो जो भी ह्यूमन का इनसेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है, स्किन का, वहाँ पे इसको लगाया जाता है, इस वाले पार्ट को किसी चीज़ से पकड़ के कह सकते हैं हम इस बी को। तो इस तरह से यहाँ पे मतलब कि जो ये एरिया अगर इनसेंसिटिव है या बिल्कुल इसमें पेन ज़्यादा होता है तो इस सब में ये काम आ रही है मक्खी। तो साइंटिफिकली भी ये हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इसके मेजर चैलेंजेस क्या हैं बी कीपिंग के? कि एक तो लैक ऑफ साइंटिफिक डेटा, अभी जो रूरल एरियाज हैं उनमें साइंटिफिक डेटा पता नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, ठीक है। तो प्रमोट करना ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अवेयरनेस बताना कि यील्ड इंक्रीज इन क्रॉप्स, ठीक है। मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है बी कीपिंग से वो जो हमारे उपज है उसको इंक्रीज करता है। तो ये ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर था बी कीपिंग का, सॉरी। सो नेक्स्ट आर्टिकल जो इसमें है वो है पूरा हमारा सेरीकल्चर के बेस पे। सेरीकल्चर मेनली सिल्क का जो हमारा हम कह सकते हैं इंसेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरीसीजेनस इंसेक्ट, ठीक है। इसकी रियरिंग करते हैं हम, यानी इसको पालना, और इसको पालने के बाद जो हमें सिल्क ऑब्टेन होता है, ये पूरा प्रोसेस को हम बोला जाता है सेरीकल्चर, ठीक है। सिल्क क्या है? कोई एक मिस्टी या मिथिकल फाइबर है, ठीक है। ये अभी जो एग्जिस्टिंग क्या कह सकते हैं हम कि जो हमारा एग्जिस्टिंग जो भी टेक्सटाइल फाइबर्स हैं उनको टक्कर देता है सिल्क, ठीक है। तो मेनली इसके 5 टाइप्स होते हैं। मलबरी होता है, ट्रॉपिकल टसर होता है, ओक टसर होता है, एरी होता है एंड मुगा होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था इसको। और जो ये है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना, ठीक है। स्टेट्स जो मेनली 96% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पूरा सिल्क प्रोडक्शन, वो हैं कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये मेनली ये स्टेट्स हैं, ठीक है। इंडिया की प्रोग्रेस क्या है सेरीकल्चर के फील्ड में कि इको फ्रेंडली प्रोडक्शन है ये, ठीक है। हाई पोटेंशियल है गरीबी को हटाने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा टूल है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। जो जनजातियाँ हैं मेनली उन इलाकों में बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो स्कोप एग्जिस्ट करता है
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सपेंशन के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में, ठीक है, बोथ इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ कंट्री, चाहे वो जनजातीय वाले इलाके हों या ग्रामीण इलाके हों, दोनों जगहों पे इसका प्रोग्रेस हो सकती है साइंटिफिक तरीके से। और ये एक अच्छा हमारा टूल साबित हो सकता है पॉवर्टी मतलब गरीबी हटाने के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो है लेक इंसेक्ट्स पे, विच इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर फॉरेस्ट एंड सब फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ड्वेलर्स मतलब निवासी, तो लेक इंसेक्ट्स मतलब कि इनकम फॉर फॉरेस्ट एंड सब फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो इससे पहले हम जान लेते हैं NWFP मतलब नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है, जो बिना लकड़ी के हमें मिलते हैं जंगलों से, इसमें क्या क्या है, रेजिन्स हैं, गम्स है, परफ्यूमरी ऑयल्स है, स्टम्प्स हैं, फ्रूट्स है, डाइज है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें जंगल से मिलते हैं, ठीक है। जो लेक इंसेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं एक्चुअली में, ये प्रोड्यूस करती हैं नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, जिनको हम NRGS भी बोल सकते हैं, NRG सॉरी। एंड ये एक हाईली रेम्यूनरेटिव क्रॉप है। रेम्यूनरेटिव मतलब कि लाभकारी क्रॉप कह सकता हूँ मैं इसको, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी क्रॉप है, ठीक है। तो मेनली ये उन इलाकों में होती है जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हम कह सकते हैं एक तरह से, ज़्यादा घने जंगल हैं, और ये मेनली जो वहाँ के जो आदिवासी हैं उन लोगों को ज़्यादा हेल्प कर रही है ये वाली क्रॉप, ठीक है। लेक का अगर हम देखें तो संस्कृत वर्ड जो है इसका मतलब होता है संस्कृत में लक्ष्य, मतलब कि होता है लाख, 1 लाख हो सकता है या 150,000 हो सकता है, मतलब इनॉर्मस अमाउंट, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट। तो छोटे छोटे कीड़े एक साथ रहते हैं और जो ये सीक्रेट करते हैं अपने माउथ से एक लिक्विड, जिससे ये क्रिएट होता है, ठीक है। जो गम है ये गम, और ये मेनली जो NRG है ये क्रिएट होता है उस इंसेक्ट के माउथ से। माउथ ऑफ लेक सीक्रेट करता है, ठीक है, एक लिक्विड को, जिससे हमें ये मिलता है, ठीक है। तो इसका जो इसके जो मेन स्टेट्स हैं वो हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र एंड ओडिशा, जो कि 95% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इस पूरे को लेक प्रोडक्शन को, ठीक है। तो इसका मेनली है कि इसका हिस्ट्री से भी बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा, कि इसका रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ था यूरोप में इन 1607 यानी 17th सेंचुरी में इसका रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया से यूरोप में, ठीक है। उसके बाद 19th सेंचुरी में ये इम्पोर्टेंट बन गया, जैसे कि डाई होता है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट बन गया। तो क्या होने लगा कि प्राइस फ्लक्चुएट होने लगे बहुत ज़्यादा इसके एज ए डाई, जब ये फॉरेन में एक्सपोर्ट होने लगा। तो जब इतना ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होने लगे तो उस टाइम पे एक कमेटी बनाएगी जिसको बोला गया लिंडसे हार्लोग कमेटी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, टू कंट्रोल प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो ये एक देन जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसने ये कमेटी बनाई ताकि वो इसके प्राइस को कंट्रोल कर सके, ठीक है। जो इसका नोडल इंस्टीट्यूट है आज की डेट में वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, जो इससे रिलेटेड सारी पॉलिसीज़ को अपडेट करता है और जो प्लान है उनको इम्प्लीमेंट करता है। लास्ट जो आर्टिकल है इस कुरुक्षेत्र का वो है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू पॉइंट ब्लू रिवॉल्यूशन मेनली जो कि पूरा नेक्स्ट 5 years के लिए फ्रॉम 2015-16 से 2019-20 मेनली ब्लू वर्ड स्पेसिफाई करा, इट विल बी रिलेटेड टू फिश और वाटर, ठीक है। मेनली एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू फिश एंड ब्लू स्पेसिफाइज वाटर, ठीक है। तो इस पूरा ये जो रिवॉल्यूशन है इसके बहुत सारे मतलब कि हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें एक है कि ट्रिपल द प्रोडक्शन बाय 2020, मतलब जो फिशरीज सेक्टर है उसका जो प्रोडक्शन है उसको ट्रिपल्ड करना है, 3 गुना कर देना है हमें, ठीक है। जो फिशरीज हैं उनको मॉडर्न इंडस्ट्री में मॉडर्न तरीके से साइंटिफिकली तरीके से हमको डेवलप करना है। जैसे अभी क्या होता है, अभी जो छोटे छोटे बोट होती हैं वो मतलब कि कोई उनमें साइंटिफिक तरीका नहीं होता है छोटी छोटी बोट्स में, तो इनको धीरे धीरे साइंटिफिक बोट्स बनाना है, ठीक है। साइंटिफिक बोट्स इन द सेंस कि कैसे कि आने वाले टाइम में कि ये बोट्स दूर तक जाएंगी और इनमें फ्रिजेस की, रेफ्रिजरेटर की भी फैसिलिटी होगी, ठीक है। हम कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर भी होगा ताकि लॉन्ग टाइम तक ये फिशिंग कर सकें समंदर में। तो इस तरह से इनको मॉडर्न बनाया जाएगा। और दूसरा कि टू डबल द इनकम ऑफ फिश फार्मर बाय फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, जो फिश फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल किया जाएगा ताकि कैसे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, ठीक है। और एक्सपोर्ट जो है उसको भी 2020 तक ट्रिपल करने की बातें हैं इसके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इसके बाद इसके जो कंपोनेंट्स हैं जो इसे मेनली डील करते हैं वो हैं NFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। ये एक नोडल एजेंसी है जो उसके पूरे देखरेख में काम होता है, सारे प्लान एग्जीक्यूट इसी के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज, ये भी मेनली इसी में डील करेगी हमारा ब्लू रिवॉल्यूशन में, ठीक है। इसके लिए और क्या क्या किया गया, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, नेशनल स्कीम ऑफ वेलफेयर फॉर फिशरमैन, ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे इसको ब्लू रिवॉल्यूशन है
इसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इस पूरे तो इसका कंक्लूजन क्या है कि मेनली जो अभी पर कैपिटा फिश अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड स्कोप है उसका। ठीक है, तो उसको मेनली हमें इंक्रीज करना है, क्योंकि जो लिमिटेड स्कोप है वो कहाँ पे, मतलब जो कोस्टल और नेचुरल इनलैंड वाटर्स हैं उसमें इसका जो फिश अवेलेबिलिटी है उसको हमें इंक्रीज करना है। सो ये था पूरे कुरुक्षेत्र आर्टिकल का एक पूरा ब्रीफ एनालिसिस, एंड आई होप यू लाइक्ड इट, एंड फॉर more updates please subscribe to Study IQ, and please do like, share and subscribe this video. Thanks.